प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की ओर वापिस आते हैं, जिसमें राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक चिंतन के बारे में अपन पहले पढ़ा था। आज अपन राजनीतिक विचारधारा व्यक्तिवाद के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाद क्या है, इसका किस प्रकार विकास हुआ। इन विचारकों के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे, व्यक्तिवादी विचारकों के बारे में। व्यक्तिवाद 18वीं सदी के मध्य की और 19वीं सदी की प्रमुख विचारधारा है। 18वीं एवं 19वीं सदी में व्यक्तिवाद यूरोप की राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बिंदु था। यानी इनकी उत्पत्ति 18वीं-19वीं शताब्दी में हुई थी, 18वीं शताब्दी के मध्य, और ये यूरोप में विशेष रूप से इस विचारधारा का प्रभाव रहा था। इस विचारधारा में व्यक्ति को प्रमुख महत्व प्रदान किया जाता है। जैसा कि नाम से विदित होता है व्यक्तिवाद, तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षपाती है और व्यक्ति को ही सर्वेसर्वा मानती है राज्य की बजाय। इस विचारधारा के अनुसार समाज और राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति समाज और राज्य के लिए। अर्थात व्यक्ति साध्य है और राज्य और समाज साधन है। यानी राज्य और समाज की उत्पत्ति ही व्यक्ति के विकास के लिए हुई है। आदर्शवादी विचारधारा और सर्वाधिकारवादी विचारधारा में व्यक्ति की घोर उपेक्षा की गई थी। यानी यहाँ यह बताया गया है कि आदर्शवादी और सर्वाधिकारवादी विचारधाराएं व्यक्ति को उपेक्षित करती है, जबकि व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति केंद्रित है। व्यक्ति की उपेक्षा और उसके खोए हुए सम्मान को व्यक्तिवाद ने पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है। व्यक्तिवाद शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द लेसा फेर से हुई है। लेसा फेर का अंग्रेजी अनुवाद होता है लेट अलोन, यानी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। यानी वो अपने आप में आत्मनिर्भर है, उनको अकेला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो। व्यक्तिवाद का अर्थ है कि राज्य और सरकार द्वारा व्यक्ति को स्वयं की उन्नति के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। व्यक्तिवाद के अनुसार व्यक्ति सत्य है, राज्य साधन है। 19वीं सदी में व्यक्तिवाद को ग्रीस साहित्य ने प्रभावित प्रेरित किया। तब से ही व्यक्तिवाद को एक नैतिक पुरुष के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। लेखक ने व्यक्तिवाद के संबंध में कहा है कि व्यक्तिवादी विचारधारा की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि शासन का एकमात्र कर्तव्य हिंसा और छल कपट से व्यक्ति की रक्षा करना है। यानी लेखक का कहना है कि व्यक्तिवादी विचारधारा चाहती है कि व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों से हिंसा से सुरक्षा करना ही राज्य का शासन का एक कर्तव्य होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उनके आंतरिक मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप चाहे वह स्वयं उसके लाभ के लिए ही वांछनीय नहीं है। राज्य द्वारा आर्थिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेने या नागरिकों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने को भी औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। व्यक्तिवाद की मान्यता है कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है, यानी वो सब कुछ जानता है, इसलिए राज्य को केवल उनकी हिंसा से सुरक्षा यानी उनके जीवन की सुरक्षा का काम ही राज्य को सौंपने की बात है व्यक्तिवाद ने कही है। बाकी हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में व्यक्ति को राज्य से मुक्त कर देना चाहिए। राज्य को व्यक्तियों के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। लेसा फेर का अर्थ व्यावसायिक स्वतंत्रता भी होता है, यानी आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह से उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। एक तरह से ये पूंजीवाद समर्थित विचारधारा है। राज्य मनुष्य की अपूर्णता का प्रतीक है। व्यक्तिवाद आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता, प्रतियोगिता का समर्थन करता है। व्यक्तिवाद अपने समय का ऐसा आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलन जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की पूर्ण स्थापना करना चाहता है। अब बात करते हैं व्यक्तिवाद की विकास की, यानी व्यक्तिवाद का विकास कैसे हो, उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रतिक्रिया स्वरूप इसका जन्म हुआ। व्यक्तिवाद पूंजीवाद की प्रतिक्रियावादी विचारधारा है। व्यक्तिवाद विकासोन्मुख विचारधारा है। 13वीं सदी में यूरोप में पूंजीवाद का बोलबाला था। सामंतों का प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार था। राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक शक्तियों व स्थितियों पर सामंतों का घोर नियंत्रण था। यानी यहाँ कुछ इतिहास की बात कही गई है कि 13वीं सदी में यूरोप में पूरे तरह से सामंतवाद से जकड़ा हुआ था और पूरी तरह से सारी शक्तियाँ, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक सभी शक्तियाँ सामंतों के नियंत्रण में थी पूरी तरह से। इसी समय व्यापार में पूंजी की प्रथा का सूत्रपात हो गया। व्यापारियों को भूमि व व्यापार करने हेतु सामंतों को असह्य व कष्टकारी कर देना पड़ता था। व्यापारी वर्ग सामंतवाद से परेशान होकर ये इनके अनुसार कार्य यानी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाहता था। इस हेतु व्यापारियों ने संघर्ष हेतु संघों का निर्माण किया, यानी संगठन बनाए अपने अपने, चूँकि
कहा भी गया है संगठन में शक्ति होती है। व्यापारी निरंकुश राजतंत्र से भी मुक्ति पाना चाहते थे। 16वीं सदी के प्रथम चरण में अनेक परिवर्तन हुए। फ्रांस व इंग्लैंड में पूंजीवादी वर्ग ने सामंतवादियों का खुला विरोध किया, यानी पूंजीपति वर्ग अब सामंतवाद के सामने खड़े हो गए। 17वीं सदी में ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने संसद द्वारा स्टुअर्ट वंश के शासकों के दैवी अधिकारों को चुनौती दी। होब्स, लॉक, रूसो, हिगल व बहुसंख्यक के विचारों का केंद्र बिंदु व्यक्ति ही था। इन विद्वानों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से व्यक्तिवाद का ही समर्थन किया। वान वाल्टेर और लॉर्ड मैकाले ने भी मध्यम वर्ग को ही समाज का वास्तविक प्रतिनिधि बताते हुए व्यक्तिवाद का समर्थन किया। गार्नर के अनुसार 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 18वीं सदी जब समाप्त हो रही थी, यूरोप में तानाशाही शासन के दोषों की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। यानी इस प्रकार की जो तानाशाही व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप उनसे छुटकारा पाने के लिए व्यक्तिवादी विचारकों ने यह राय रखी और व्यक्तिवाद का विकास हुआ। 1688 की ब्रिटिश शक्ति राज्य क्रांति द्वारा संसद की सफलतापूर्वक पूंजीपतियों ने अपने हितों को सुरक्षित किया। उग्र आदर्शवादियों ने भी व्यक्तिवाद के बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। अधिभूतवाद अर्थशास्त्रियों ने भी व्यक्तिवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अनुसार राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य का सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप अनिवार्य रूप से नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हर क्षेत्र से व्यक्तिवाद के विकास में एक तरह से सहयोग रहा, जिसके फलस्वरूप व्यक्तिवाद का उत्थान हुआ, जन्म हुआ। क्वेन्ने ने अधिभूत अर्थशास्त्रियों का नेतृत्व किया और कहा कि निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो निरंकुश स्वेच्छाचारी तानाशाही शासन व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, वो एक तरह से यूरोप में घर कर गई, उनके विरोध के फलस्वरूप उनसे मुक्ति पाने के लिए व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। क्योंकि वो पूरी तरह से व्यक्ति को नियंत्रण में रखना चाहती थी और व्यक्तिवादी विचारधारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। उत्पादन का कार्य प्रकृति अनुसार नियंत्रित होना चाहिए। राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कोई दखल नहीं देना चाहिए। सिज्विक ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमी में व्यक्तिवाद से मिलते जुलते विचार प्रस्तुत किए। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में राज्य के हस्तक्षेप की व्याख्या की। यानी उन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें राज्य का हस्तक्षेप, यानी राज्यों को बिल्कुल ही व्यक्ति के आंतरिक मामलों में, किसी भी प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्तिवादी विचारधारा के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान ब्रिटेन को जाता है। यानी व्यक्तिवादी जो विचारधारा, वो ब्रिटेन की जो वहाँ की शासन व्यवस्था जो पनपी थी 1688 की क्रांति के बाद, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए ब्रिटेन को व्यक्तिवाद का घर भी कहा जाता है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति कारण ही व्यक्तिवाद का श्रीगृह हुआ, यानी जन्म हुआ। समाज में दो वर्ग क्रमशः पूंजीपति और श्रमिक औद्योगिक क्रांति के कारण ही अस्तित्व में आए। डेविड रिकार्डो के विचारों ने भी व्यक्तिवाद को बहुत प्रेरणा प्रदान की। डॉक्टर गणेश प्रसाद के अनुसार व्यक्तिवाद की पुष्टि 4 दृष्टिकोणों द्वारा की गई थी। प्रथम दृष्टिकोण अर्थशास्त्र का, द्वितीय उपयोगितावाद का, तृतीय जे.एस. मिल का और चतुर्थ स्पेंसर के जीवशास्त्र का। इस प्रकार बेंथम के विचारों ने भी व्यक्तिवाद के विकास में प्रेरणा का कार्य किया। इस प्रकार अपन पढ़ चुके हैं कि बेंथम, मिल, स्पेंसर, एडम स्मिथ, इन विभिन्न विचारकों के योगदान के फलस्वरूप एक व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म हुआ, जो व्यक्ति केंद्रित है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षपाती है। राज्य के द्वारा व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप की बात कही गई है। तो आज अपने इन व्यक्तिवादी विचारधारा की अर्थ और उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। कल अपन व्यक्तिवाद के विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।